नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और 20 सितंबर 2021 को 7 एग्रीकल्चर कमोडिटीज पर लगा था बैन। दिसंबर 2023 तक जारी रहेगा, जिससे कई सवाल खड़े हो चुके हैं। क्या बड़े निवेशक बाहर निवेश नहीं करने लगेंगे? छोटे निवेशकों के लिए विकल्प खत्म नहीं होंगे? क्या डब्बा ट्रेडिंग को फिर से यहां पर बढ़ावा मिलता लगेगा? और हेजिंग का विकल्प ना होने से नुकसान कितना बढ़ेगा? इन सभी सवालों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज हैं सनविन ग्रुप के सीईओ संदीप बजोरिया, मस्टर्ड ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल छत्तर, जेएलवी एग्रो के डायरेक्टर विवेक अग्रवाल, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा, साथ ही एससी कमोडिटी ऑन एग्री के मेंबर अनिल घनवत। आप सभी का कार्यक्रम में यहाँ पर स्वागत है। और ये पैनल इकट्ठा करने की कोशिश इसलिए की गई है कि एक चीज समझी जाए कि 7 कमोडिटीज में जो बैन है वो भी 1 साल के लिए यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। और दूसरी बड़ी बात यह कि 8वीं कमोडिटी शायद यहाँ पर कॉटन हो सकती है, क्योंकि एमसीएक्स में अभी तक जनवरी का वायदा लॉन्च नहीं हुआ है, तो वहां पर भी कारोबार करने का फिलहाल कोई विकल्प नहीं है। संदीप जी, आपसे पहले जानना चाहेंगे, और आपसे पहले बात इस पे कर भी चुके हैं, कि किस तरह से ये एक नेगेटिव रह सकता है इंडियन एग्री इकोनॉमी के लिहाज से। आप कैसे देखते हैं उसे? और ये जो बड़ा सवाल अब ये है कि बड़े प्लेयर्स तो इंडिया के बाहर चले जाएंगे, छोटे प्लेयर्स के लिए कुछ नहीं है, या फिर जो जब प्लेटफॉर्म आने से पहले जो ग्रे मार्केट में ट्रेडिंग होती थी, डब्बा ट्रेडिंग होती थी, क्या वो फिर से यहाँ पर वापस आती हुई नजर आएगी? गवर्नमेंट ने जो बैन जो एक्सटेंड कर दिया 1 साल के लिए, बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। बिकॉज अभी जो सारे फैक्टर्स माइंड में उनके थे बैन लगाते समय, वो सब फैक्टर्स चेंज हो चुके हैं। वर्ल्ड की कीमतें जो उस समय बहुत ऊंचाई पे थी, वो कीमतें एकदम बहुत नीचे आ चुकी है। अभी किसान है, कंज्यूमर है, सब मतलब कंज्यूमर के लिए कोई दिक्कत ही नहीं है, और किसान को बल्कि थोड़ा सपोर्ट चाहिए था इस समय, और ट्रेडर्स को, प्रोसेसर्स को तो सपोर्ट चाहिए था अपने को, हेजिंग को और प्राइस डिस्कवरी को, और वो अभी 1 साल और नहीं हो पाएगा। ये बड़ा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन है। और आप तो जानते ही हैं कि जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स है, वो तो वर्ल्ड के दूसरे मार्केट में, सीबॉट में, इटालियन चाइना में या मलेशियन मार्केट में, बीएमडी में हेज कर सकते हैं। लेकिन जो मीडियम और स्मॉल लेवल के जो प्रोसेसर्स हैं, या जो ट्रेडर्स हैं, या इंपोर्टर्स हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बिकॉज उन्हें तो घरेलू वायदा ही एक ऑप्शन था कि जिसमें वो अपनी प्राइसेस मैनेज कर सकते थे। और अभी गवर्नमेंट ने अपनी ये चीज को देखते हुए इसको बैन को एक्सटेंड करना मेरे हिसाब से कोई जरूरी नहीं था। अभी ये डिसीजन ले सकते थे इसको चालू करने का। और कम से कम मुझे लग रहा है कि जो इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटी है, क्रूड पाम ऑयल और क्रूड सोयाबीन ऑयल या सोया रिफाइंड ऑयल, इन पे तो कर ही सकते थे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। बिकॉज ये तो सब हम इम्पोर्ट कर रहे हैं बड़ी मात्रा में, और इम्पोर्ट पे हमारा काम चल रहा है, तो इसका तो लोकल कोई तरह से प्राइस को कोई ऊपर नीचे कर नहीं सकता। बिकॉज ये जो सब इम्पोर्टेड बेस्ड है, वर्ल्ड की जो सीबॉट एक्सचेंज पर, मलेशिया एक्सचेंज पे कीमत चल रही है, उसको लेके यहाँ कीमत रिफ्लेक्ट करती थी, लेकिन उनको भी नहीं किया। और तो ये बात थोड़ी गलत हो गई है। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए, और कम से कम क्रूड पाम ऑयल और सोया रिफाइंड का फ्यूचर्स को शुरू करना चाहिए। बिकॉज आज मस्टर्ड की भी इतनी बड़ी फसल हमारे सामने है, और ये फसल के सामने यदि किसी को हेज करना है, कोई मस्टर्ड सीड खरीदता है, तो उसको हेज करना एक सोया रिफाइंड ऑयल में कर सकता था, लेकिन वो नहीं कर पाएगा। तो मुझे लग रहा है आते हुए समय में भी हो सकता है कि किसानों को मस्टर्ड में दाम बहुत अच्छे न मिले, तो वो खुद प्रोटेस्ट करेंगे, वो खुद गवर्नमेंट से डिमांड करेंगे कि फ्यूचर ट्रेडिंग शुरू किया जाए, तब जाके गवर्नमेंट को थोड़ी बात समझ आएगी। लेकिन अभी तो लग रहा है गवर्नमेंट का पूरा माइंड और फोकस कंज्यूमर की तरफ ही है, और पूरा माइंड फोकस कीमतों पे है, जो ऑलरेडी बहुत कम हो चुकी है जी। लेकिन ये इन प्रिंसिपल ही थोड़ी मुझे लग रहा है इनपुट्स जो उनके पास थे, वो उतने करेक्ट इनपुट शायद नहीं थे जिस पर डिसीजन लिया गया। क्लियरली अनिल जी, आपका भी एक इनिशियल कमेंट यहाँ पर जानना चाहेंगे, क्योंकि पहले 1 साल का बैन लगा तो शायद ये माना गया कि सरकार देखना चाहेगी, लेकिन 1 साल आप कहेंगे इसको फिर से 1 साल एक्सटेंड करना बहुत लंबा समय है। मतलब कोई 1 साल का कोई मैजिकल नंबर तो यहाँ है नहीं। मैं तो गवर्नमेंट से ये पूछना चाहता हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग बैन क्यों कर रखी है? वर्ल्ड लेवल पर फ्यूचर ट्रेडिंग चल रही है, जैसा बाजोरिया साहब ने बताया, हेज की जगह ही नहीं है। हम 35 लाख टन सरसों से 111 लाख टन पे पहुंच गए, और आगे इससे फ्यूचर ट्रेडिंग की वजह से क्रॉप बढ़ रही है। ये किसके लिए किया है? हम तो अंधेरे में हो गए। इंडिया का फार्मर, इंडिया का ट्रेड, इंडिया की इंडस्ट्री सब बेरोजगार हो जाएंगे। हमको तो उम्मीद थी कि ये 14 महीने का वनवास निकला है व्यापारियों का, मिलर्स का, किसान का, उनको उचित दाम मिलेगा, लेकिन वो दाम अब मिलने वाले नहीं है। इसमें तो कंज्यूमर, फार्मर दोनों का फायदा था, पर अब क्यों हुआ है, कैसे फायदा होगा, बिल्कुल अंधेरे में लाके डाल दिया। स्टॉक लिमिट थी, स्टॉक लिमिट को भी हटाना पड़ा, उससे भी कोई तेजी मद्दी नहीं आई।
लास्ट ईयर में आप देखें तो 25 से 30% की तेजी मंदी इंटरनेशनल मार्केट की वजह से इंडिया को देखने को मिली। अब हमको जो भी कुछ देखना होगा वो इंटरनेशनल मार्केट को देखना होगा। लोकल मार्केट की आंखें बंद हो गई। मोपा ने वापस गवर्नमेंट को लेटर लिखा है, रिक्वेस्ट की है मिलने की कि इसको तुरंत प्रभाव से जल्दी चालू किया जाए। 1 से 1.5 महीने बाद सरसों की फसल मार्केट में आना चालू हो जाएगी। क्यों बंद किया है इसका कोई जवाब, सरकार तो अच्छा चाहती है पर ये किसके लिए अच्छा हुआ ये नहीं पता। विवेक जी, आप कैसे देखते हैं इस पूरे स्टफ को, क्योंकि हमने देखा है कि जितनी बार भी यहाँ पर भाव बढ़ते हैं समहाउ फ्यूचर्स बाजार को इसको ब्लेम कर दिया जाता है, इन्फ्लेशन के लिहाज से भी, कमी के लिहाज से भी। बहुत सारी केस स्टडीज भी अब इसके ऊपर हो गई हैं और शायद उसके बावजूद भी कोई बहुत बड़ा असर हमने आता हुआ नहीं देखा है। मनीषा जी नमस्कार और सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। मेरा अपना ये मानना है कि सरकार अभी इस मूड पे है कि वो किसी भी तरीके से प्राइसों को बढ़ने देना नहीं चाहती, वो कंप्लीट कंट्रोल चाहती है। और जो जैसे बजीरोल जी ने कहा कि ऑयल जो आइटम है, सोयाबीन ऑयल है, कम से कम इनको तो बिल्कुल हटाना ही चाहिए। मैं बिल्कुल इसके पक्ष में हूँ। जो पल्सेस जैसे आइटम है, जो चना है, गवर्नमेंट ये समझ चुकी है कि ऑलरेडी यहाँ पे प्रोडक्शन ज्यादा है और यहाँ पे भी अगर वो इसको हटाते हैं तो मार्केट थोड़ा सा इससे बेनिफिट जरूर मिलेगा। इस बार भी चने की क्रॉप हम बहुत ज्यादा अच्छी देख रहे हैं और जिसके कारण बाजार लगातार डिटेरियोरेट होते जा रहा है और इसका जो नुकसान है वो किसान को मिल रहा है। लेकिन जो सरकार की जो सोच है, खासकर पल्सेस को लेके, मैं स्पेशली पल्सेस ज्यादा ट्रैक करता हूँ, पल्सेस पे उनका पूरा मानना है कि वो दालों के भाव को किसी भी कीमत पे बढ़े रहना देना नहीं चाहते। और ये जो एनसीडीएक्स है इस ट्रेड पे, उनको ये लगता है कि यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है। उसी को लेके उन्होंने खासकर पल्सेस को उससे निकाला था, जिसका इम्पैक्ट आया, बाजार ठीक हुआ। लेकिन अब जब प्रोडक्शन ज्यादा है, गवर्नमेंट के पास स्टॉक भी काफी है, 2.5 मिलियन टन नाफेड के पास स्टॉक है, तो उनको इस बारे में पुनर्विचार जरूर करने की जरूरत है। क्या अब ये रिलेवेंट है, ये जो बैन हमने किया हुआ है? क्लियरली बैन्स कोई नई चीज़ नहीं है इंडियन मार्केट के लिए। 2003 में यहाँ पर फ्यूचर्स लॉन्च हुए थे, 2004 में पहला लगा, 2007-8 में हमने बहुत सारी कमोडिटीज़ यहाँ पर जाते हुए देखी, फिर 2016 में, 2021 में लगातार यहाँ पर बहुत सारे हमने एक्सटेंशन, बैन, वापस बैक एंड फोर्थ यहाँ पर आते हुए देखे। सुनील बलदेवा जी, आप कैसे देखते हैं अब इस बाजार को? क्या इसमें मैच्योरिटी है? क्या प्लेयर्स में मैच्योरिटी है, एक्सचेंज में, सरकार में? कैसे देखते हैं अब इस बाजार को सब स्टेक होल्डर्स? सुनील जी, आप म्यूट पर हैं। माफ कीजिएगा, मैं कह रहा हूं बाजार का डेवलपमेंट जब होगा, मैच्योरिटी जब आएगी, जब सरकार जो है कंस्टिट्यूशनली उसको एक कॉन्ट्रैक्ट को चालू रखे। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि सरकार के पास इनपुट कैसे जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं और किस हिसाब से डिसीजन ले रहे हैं। वो एक तरफ कहती है कि एक्सचेंज यदि चालू होगा तो तेजी आएगी, महंगाई बढ़ेगी, तो इसलिए तो सबसे ज्यादा जरूरी था सरकार को, क्योंकि चने को खोलना ज्यादा जरूरी था। चना आज करीबन 20% एमएसपी से नीचे बिक रहा है और सरकार यदि चाहती है कि किसानों को भाव अच्छे मिले तो इसको खोलना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि जो निर्णय लेने वाले हैं उनको अभी तक इस डिसीजन पे पहुंच नहीं पा रहे हैं कि एनसीडीएक्स से क्या तेजी मंदी आती है, ये दोनों, या फिर दोनों मैनिपुलेट होते हैं या नहीं होते हैं, और ये किसके लिए अच्छा है, क्या किसानों के लिए अच्छा है या फिर कंज्यूमर के लिए अच्छा है। तो दोनों के बीच में सामंजस्य बिठाने के लिए और अपनी रिपोर्ट्स को, मुझे लगता है कि अभी सही ढंग से इनपुट नहीं आने की वजह से मुझे लगता है कि कोई निर्णय नहीं ले पाए हैं और सीधा एक सरल निर्णय उनको लगा कि 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए, वो हो गया। तो मेरे को ऐसा लगता है कि एक सही डिसीजन नहीं है। और जैसा बजोरिया जी ने भी बोला कि जब माल आएगा किसानों का, जब उनको भाव नहीं मिलेंगे तो किसान जब आंदोलन करेंगे तब शायद सरकार को सही पोजीशन पता चलेगी और तभी आएंगे। हाँ, जहां तक तेल वालों की बात है, हो सकता है वो बाहर जाके भी अपने स्थिति को हेज कर ले, इंपोर्टर भी हेज कर सकता है। लेकिन आज यदि कोई चना इंपोर्ट करेगा या चना मंगाएगा या चना एक्सपोर्ट करेगा तो उसको हेजिंग के लिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है और वो कहीं पे भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक घरेलू एक्सचेंज नहीं खुलेगी किसी भी तरह का दाल व्यापारियों के लिए तो कम से कम हेजिंग का ऑप्शन नहीं है।
एक तरफ तो सरकार यहाँ पर लगातार एमएसपी बढ़ाती जा रही है और दूसरी तरफ हमने देखा है कि बढ़ते भावों को काबू में करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्यूज को भी यहाँ पर जिसका इम्पैक्ट हम भारतीय बाजारों में होते हैं उसका भी एक प्लेटफॉर्म है, जो एक्सचेंज है, वहाँ पर जो प्राइस रेफरेंस है वो भी फिलहाल यहाँ पर बाजार के पास नहीं है। अनिल घनवत जी, आप कैसे देखते हैं इसे? आपने तो एक लेटर भी लिखा है, एक प्रोटेस्ट करने की बात भी यहाँ पर हो रही है, क्या बातचीत हुई है आपकी रेगुलेटर के साथ? ये जो डिसीजन है जी, ये निर्णय मैं तो कहूँगा कि पूरा पॉलिटिकल डिसीजन है और मुझे खेद है कि सेबी इसमें खींचा गया है। सरकार को महंगाई रोकने के लिए खाने वाली चीजों के दाम कम रखने का टेंडेंसी हर सरकार की होती है और इसके लिए इन्होंने ये बैन कैरी ऑन किया है। असल में जो भी सर्वे हुए हैं, रिपोर्ट्स आए हैं इसके बारे में, जो स्टडी हुई है, उनका ये कहना है कि बैन हो ना हो इस पे महंगाई पे कोई असर नहीं पड़ता, इन्फ्लेशन इससे अफेक्ट नहीं होता, फिर क्यों लगा रही है? तो बस ये समाज को दिखाना है कि भाई सरकार कुछ तो कर रही है। बड़ा नुकसान हो रहा है किसानों का, क्योंकि अगर कोई खरीद करने वाला है और उसे पता नहीं है कि आगे तेजी होगी या मंदी होगी, तो वो क्यों खरीद करेगा? तो इसके लिए सभी जो प्रोड्यूस है बैन किए हुए, उनके दाम अभी नीचे चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब जब दाम बढ़ते हैं तब गवर्नमेंट या सेबी इंटरवीन करके इस पे बैन लगा देती है, और जब दाम गिरते हैं तब हम किसानों के लिए या ये गिरे हुए दाम उठाने के लिए कोई एक्शन नहीं लिया जाता। फॉर एग्जाम्पल चना है, पिछले साल भर से चना एमएसपी के नीचे बिक रहा है 5-10%, तो उसको करेक्ट करने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। लेकिन पल्सेस के, ऑयल सीड्स के बाकी दाम अगर बढ़ रहे हैं तो उसका इन्फ्लेशन कर्व करने के लिए गवर्नमेंट अगर ये बैन और 1 साल के लिए बढ़ाती है तो ये पूरा किसानों पे हमला है, इसकी मार पूरी किसानों पे पड़ेगी। इसके साथ साथ ट्रेडर्स को भी कोई काम नहीं रहेगा। अगर ये बैन ही है तो वो क्या काम करेंगे? तीसरी बात यह है कि सरकार को भी अगर कोई प्रेडिक्शन चाहिए आगे क्या मूवमेंट रहने वाली है दामों की, तो उनको भी ये जो प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन देता है वो भी खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बैन तुरंत हटाना चाहिए, और अगर 1 महीने के अंदर सरकार ये बैन हटाने की कोई कोशिश नहीं करती या सेबी ये बैन हटाने के ऑर्डर नहीं निकालती, तो हम सेबी के सामने बेमुदत धरना धरने का आंदोलन हम करने वाले हैं। और इसमें सिर्फ किसान नहीं शामिल होंगे, जो भी इससे रिलेटेड है, सॉलिड एक्सट्रैक्शन कंपनीज है या फिर ट्रेडर्स एसोसिएशन है या जो उसमें ट्रेड करने वाले मेंबर्स हैं, जो भी इस कमोडिटी मार्केट से कनेक्टेड है, हम सभी जाके वहाँ के बिल्कुल अहिंसात्मक रूप से हमारी बात सेबी के सामने रखेंगे और उनसे विनती करेंगे कि भाई हम पर ये अन्याय हो रहा है, ये हटा दो। और देश का भी इसमें फायदा है, अगर ये हटता है तो देश का भी फायदा है, हमारी इकोनॉमी को भी बूस्ट मिल सकता है। और ये कंटिन्यू हुआ तो किसानों का बहुत बड़ा नुकसान होगा, और पूरे फ्यूचर्स ट्रेडिंग पे जो विश्वास पिछले कुछ सालों से निर्माण हो गया था, उस विश्वास को एक बहुत बड़ा खतरा इससे हो जाएगा। Absolutely. तो हम चाहते हैं कि हम सब मिलके सरकार से या सेबी से ये अपील करें कि भाई ये हम पर अन्याय है, इसे हटा देना चाहिए। जी हाँ, आप सभी एक मत है इसमें कि क्लियरली जो हो रहा है वो शायद एग्रीकल्चर इकोनॉमी के लिए बहुत बेहतरीन नहीं है। हमने तो ऑफकोर्स रेगुलेटर को भी यहाँ पर एफपीओस को यहाँ पर शामिल करने की बात करते हुए देखी है। हमने यहाँ पर ऑप्शंस, फ्यूचर, इंडेक्स ट्रेडिंग, काफी कुछ नए इंस्ट्रूमेंट्स भी आते हुए देखे हैं। अगर अगेन 7-8 कमोडिटीज ही यहाँ पर ट्रेड नहीं होंगी जो कि इंपॉर्टेंट है, तो फिर एक तरफ हम स्टेप्स आगे लेने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप पीछे ले रहे हैं, जिसका क्लियरली यहाँ पर एक नेगेटिव इंपैक्ट आता हुआ नजर आया है। ऑफकोर्स सभी पैनलिस्ट ने ये तो बात बताई है कि इसका जो इंपैक्ट है वो यहाँ पर नेगेटिव ही है। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब वापस लौटेंगे तो अपने पैनलिस्ट से यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर उनके पास कोई एक तरीका है जो वो यहाँ पर रेगुलेटर या सरकार को सुझाना चाहें कि इस तरीके से यहाँ पर इसे बेहतर चलाया जा सकता है, तो वो क्या होगा, ये जानने की कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद।
एक साल कमोडिटी वायदा यहाँ पर 7 कमोडिटीज के लिए बंद रहा और एक साल के लिए और इसे यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन कोई तो ऐसा विकल्प होगा जहाँ पर इसे सरकार और रेगुलेटर देख सकते हैं और एक ब्लैंकेट बैन एक और साल के लिए हमें यहाँ पर ना देखना पड़े। बजोरिया जी, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, डब्बा ट्रेडिंग हम सब जानते हैं, देख चुके हैं एक्सचेंजेस आने से पहले किस तरह से यहाँ पर प्रेवलेंट था। एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एक्सचेंज ने शायद वो कम करने में यहाँ पर इसकी मदद करी। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या ये सर्वेलेंस से बेहतर हो सकती हैं चीजें? क्या सिलेक्टिव कमोडिटीज को यहाँ पर ट्रेड करने दिया जाए जैसे आपने पहले भी कहा, या फिर जो इंपोर्टेड कमोडिटीज हैं उन्हें ट्रेड करने दिया जाए? और जिस तरह से हम देखते हैं कि आवक आने पर भाव बहुत गिर जाते हैं, तो क्या हमें उन महीनों के लिए कॉन्ट्रैक्ट जारी कर देने चाहिए जहां पर उठापटक ज्यादा होती है या भाव ज्यादा गिरते हैं? कोई तो ऐसा तरीका होगा कि हम ब्लैंकेट बैन से यहां पर बचते हुए नजर आए। मनीषा जी, मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा सर्वेलियंस मैकेनिज्म बढ़ाने की जरूरत है जी। एक्सचेंजेस में थोड़े कमर्शियल ओरिएंटेड के पर्सनल रखने की जरूरत है जो मार्केट को समझ सकते हैं जी। और मैंने कहा कि हमारा 142 करोड़ की पॉपुलेशन का देश है और हमारे यहाँ खाने पीने के आइटम को लेके पॉलिटिकल सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए एक्सचेंजेस ने सब चीजों को इंटरनेशनल बेंचमार्क करके नहीं बनाना चाहिए। अब डेली फ्लक्चुएशन लिमिट जो पहले 4 हुआ करती थी उन्होंने उसको 6 किया, वो गलत किया। बल्कि मार्केट जब इतना आगे भाग रहा था तो 4 की जगह पे उसको 2 करना चाहिए था। और 2% करके 10 दिनों में 20% दाम बढ़ता है तो इतना दिक्कत नहीं होती, लेकिन 6% करके 3 दिनों में यदि 18% दाम बन जाता है तो वो सबकी नजर में आता है। अब गवर्नमेंट ने जैसे देखे पेट्रोल की प्राइसिंग को डेली कर दिया है और रोज यदि 20-30 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं और मिला के एक महीने में यदि 5 रुपए लीटर बढ़ता है तो उसमें इतनी ह्यू एंड क्राई नहीं होती है। और पहले एक बार 5 रुपए लीटर यदि गवर्नमेंट बढ़ाती थी तो अपोजिशन धरना वरना ह्यू क्राई पार्लियामेंट में प्रोटेस्ट ये सब होता था। तो थोड़ा रेगुलेशन में चेंज करने की एक्सचेंजेस को भी समझने की जरूरत है कि भाई हम इसको इंडिया सेंट्रिक तरीके से बनाया जाए। और दूसरी बात हमारे यहाँ ये है कि भाई जब मार्जिन है, जब कीमत यदि बहुत ऊपर जा रही है तो आप मार्जिन जो है वो आप बाई साइड का मार्जिन लगाइए, आप सेल साइड का मार्जिन क्यों लगा रहे हैं? लेकिन ये लोग कहते हैं नो इंटरनेशनल बेंचमार्क के मार्जिन लगे तो दोनों पे लगेगा, वो चीज गलत है ना। जब मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है तो आप बाई साइड पे मार्जिन लगाइए, मार्केट जब बहुत ज्यादा नीचे जा रहा है तो आप सेल साइड पे मार्जिन लगाइए। ये थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच यदि एक्सचेंजेस ले लें और गवर्नमेंट को भी ये समझ में आए कि भाई इस तरीके से एक्सचेंजेस चलेंगे और उस तरीके से फिर ज्यादा ह्यूमन का पब्लिक आउटक्राई नहीं होगा, कीमतें ऊपर नीचे जो जाएगी वो एक फेज मैनर में जाएगी तो वो काम हो सकता है। तीसरे पार्टी वाइज पोजीशन लिमिट भी जो है उसको भी मैनेज किया जा सकता है कि भाई मार्केट में क्या सिचुएशन है उसको देख के कितना अलाउ करा जाए पर पार्टी के ऊपर, वो भी मैनेज कर। तो ये तीनों चीजों को यदि हम अच्छे समन्वय से यूज करें तो बहुत डिसऑर्डरली फंक्शन में ना फ्यूचर्स मार्केट बहुत ऊपर जा सकता है, बहुत नीचे जा सकता है, स्लोली भी होगा और उसका इम्पैक्ट पब्लिक में फील कम होगा। एब्सोल्युटली। तो दूसरा अनिल जी जो किसान के इतने बड़े नेता हैं तो उनके बातों से मैं एकदम सहमत हूँ कि क्या होता है कई बार हम इंडस्ट्री प्रोसेसर्स और ट्रेडर्स और इंपोर्टर्स डिमांड करें ना तो गवर्नमेंट को वो उस बात की अहमियत बहुत कम है, 10% है। बाकी की गवर्नमेंट के पास अहमियत 45% कंज्यूमर की और 45% फार्मर की। गवर्नमेंट डिसीजन मेकिंग में यदि आप एरिथमेटिक देखिए तो ये होता है जी। तो अभी हमने 10% लोगों ने, यहाँ पैनल में 5 लोग बैठे हैं, हमने 10% लोगों ने कहा कि भाई ये चीज बैन को खुलना चाहिए था, बैन कंटिन्यू नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब 45% जो किसान है ना, ये जब इस चीज को बहुत स्ट्रांगली डिमांड करेंगे और जैसे घनवट साहब ने तो ऑलरेडी डिमांड कर लिया है और उस तरह से दूसरे भी किसान नेता जो है नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्दर्न में जहाँ सरसों आती है जी, वहां वाले और डिमांड करेंगे और ये बात को लेके होगा कि भाई सरसों के दाम उचित नहीं मिल रहे हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं है, तो गवर्नमेंट को बात ज्यादा समझ में आएगी। बिकॉज आफ्टर ऑल पॉलिटिकल डिसीजन है, तो पॉलिटिकल डिसीजन के लिए जहाँ ज्यादा बड़ी वोट बैंक है वहां काम चलता है। ऑलराइट, तो क्लियरली पलड़ा यहाँ पर अनिल जी के पास है। अनिल जी, आपने कहा तो सही कि आप यहाँ पर एक प्रोटेस्ट करने की बात कर रहे हैं, 1 महीने तक यहाँ पर बातचीत चलेगी और उसके बाद शायद वो अहिंसात्मक तरीके से कदम उठाया जाएगा, लेकिन क्या सॉल्यूशंस आप सरकार के पास लेके जा रहे हैं? नहीं, जो बाजोरिया साहब ने कहा हम भी ले जा रहे हैं, क्लाइंट की लिमिट होनी चाहिए कि एक क्लाइंट को 2000 टन 5000 टन से ज्यादा नहीं चले, मार्जिन बढ़ जाने चाहिए, 10% की जगह 25% मार्जिन हो, दूसरा 4% की जगह 3% सर्किट हो। पर वर्ल्ड लेवल पर कमोडिटी चालू है, अर्जेंटीना हो, मलेशिया हो, इंडोनेशिया हो, क्या वहां की गवर्नमेंट किसान का फायदा नहीं सोचती? तो यहाँ पे क्यों बैन किया गया पता नहीं। अगले 4-6 महीने की क्रॉप का पता नहीं चलेगा कि उसका किस माल पे भाव पे माल बिकने वाला है। अभी तो
तो अनिल छत्तर जी, आप कह रहे हैं कि मार्जिन यहाँ पर बढ़ा देने चाहिए, सर्वेलेंस इतनी शार्प कर देनी चाहिए कि यहाँ पर बंद होने की नौबत यहाँ पर ना आए। अनिल खटवट जी, आप क्या कहेंगे, कैसे देखना चाहिए इस बाजार को? ये कहूंगा कि बाजार को आजादी से काम करने दो। सेबी ने या गवर्नमेंट ने इसमें बार बार ऐसा हस्तक्षेप करना अच्छी बात नहीं है। उनका काम है, जो मैनिपुलेटर्स है, मैं स्पेकुलेटर्स नहीं कह रहा हूं, मैनिपुलेटर्स जो है वो जो बुरा काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनके ऊपर निगरानी करना और उनको कंट्रोल करना, उनको ठीक करना, इतने तक ही सीमित इनका इंटरवेंशन रहे। अब अगर हर महीने 2 महीने में एक कमोडिटी निकालेंगे, दूसरी शुरू कर देंगे, बैन लगा देंगे, निकाल देंगे, तो ये पूरा डिस्टॉर्शन हो जाता है पूरे मार्केट का। जिस तरह से वह आजादी होनी चाहिए, उस तरह की आजादी अगर किसी भी ट्रेड में नहीं है तो वहाँ गलत काम शुरू हो जाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। जी हाँ। तो इससे किसी का फायदा नहीं है। तो हमें आजादी दे दो, मार्केट को आजादी दे दो, जो भी इंटरनेशनल रेट है उसके हिसाब से हमें काम करने दो। कभी फायदा होगा, कभी नुकसान होगा, वो हम झेलेंगे, लेकिन हर बात पे अगर हमें सिर्फ नुकसान ही झेलने की आप अगर ये करते हैं तो ये हम नहीं सहेंगे, इसके खिलाफ बोलेंगे। हमने तो अभी विसल ब्लो कर दी है, जो हमारे साथ आ सकते हैं आ जाएंगे। ऑलराइट, सुनील बलदेवा जी, क्या आप साथ हैं अनिल जी के? साथ में मार्केट को अपने ऊपर छोड़ देना चाहिए। इस पे किसी भी तरह की मार्जिन बढ़ा के या फिर लिमिट को कम करके किसी भी तरह का रोक नहीं लगानी चाहिए, बल्कि वॉच होना चाहिए केवल रेगुलेटर का। जैसा पहले भी जब ये कॉन्ट्रैक्ट आए थे या एनसीडीएक्स चालू हुआ था तो ये बोला गया था कि प्राइस डिस्कवरी। और मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा कि अभी चना सरकार के पास है, सरकार के पॉलिसी मेकर को या चना जो बेचने का डिसीजन लेते हैं उनको भी पता नहीं है कि चने के भाव क्या है। यदि अभी इलेक्शन चल रहा होता तो उनको पता होता कि हमें चना इस भाव बेचना चाहिए। आपको ये जान के आश्चर्य होगी कि एफसीआई जो चना है वो 4600 रुपए बेच रहा है, उसी स्टेट में उसी सेंटर में नाफेड चना 4700 भी नहीं बेच रहा है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि भाव क्या है। प्राइस डिस्कवरी एक्चुअल में आपको पता जब चलती जब एक्सचेंज चालू होता। एक दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता, यदि एक्सचेंज में आपको लगता है कि एक्सचेंज खोलने के बाद ये चने के भाव बढ़ सकते थे तो सरकार के लिए एक बहुत बढ़िया ऑप्शन था, क्योंकि सरकार के पास करीबन 22-23 लाख टन चना पड़ा है और वो उनको बेचने में परेशानी आ रही है। तो सबसे बढ़िया था कि उसको हेजिंग कर देते सरकार एक्सचेंज में। एक्चुअली वही सुनील जी, सबसे बड़ी चीज यहाँ पर है कि सरकार को शायद एक्सचेंज के साथ काम करना चाहिए, प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल यहाँ पर करना चाहिए। लेकिन मेरे पास 30 ही सेकंड और हैं। विवेक, आपका कोई फाइनल कमेंट जो आपको लगता है एक सोल्यूशन के तौर पे आ सकता है? मुझे ऐसा लगता है निशा जी, यहाँ पे सरकार को किसानों को शामिल करना चाहिए, एनसीडीएक्स के लिए जागरूकता लानी चाहिए। जितना ज्यादा उनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा एनसीडीएक्स के प्लेटफॉर्म पे, उतनी ज्यादा उनको बेनिफिट होगा। और जब किसान शामिल होगा इस एनसीडीएक्स में या फ्यूचर ट्रेडिंग में, तो मुझे लगता नहीं कि सरकार कभी भी इस बारे में सोचेगी। अभी बहुत लिमिटेड लोग इस पे पार्टिसिपेट करते हैं और उसपे कुछ लोग मैनिपुलेट भी करते हैं। तो शायद सरकार की ये तकलीफ है कि जो कुछ लोगों के कारण पूरी की पूरी कम्युनिटी को तकलीफ मिलती है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरी मंडी लेवल पे सब जगह जाके किसानों को जागरूक करें, एनसीडीएक्स में इन्वॉल्व करें, और डेफिनेटली आप देखिए उसके बाद कभी भी एनसीडीएक्स बंद नहीं होगा। जी हाँ, जैसे बजोरिया जी ने कहा भी कि 10% शायद ट्रेडर्स हैं, बाकी सारा बाजार है, लेकिन 50% शायद यहाँ पर किसान है। तो एज अ स्टेक होल्डर अगर इस कम्युनिटी को मंडी लेवल पे भी अगर यहाँ पर हम लेकर आए तो क्लियरली बहुत बड़ा फायदा भी यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का, ऑफकोर्स वो कंसर्न्स रेज करने के लिए और साथ में सोल्यूशंस भी देने के लिए, क्योंकि कोई भी बातचीत यहाँ पर सोल्यूशंस के बिना पूरी नहीं होती, और आपने वो पूरा यहाँ पर आज हमारे साथ निभाया है। आशा यही है कि सरकार सुनेगी और काफी सारे यहाँ पर सोल्यूशंस हैं ही, उनको देखने का प्रयत्न भी करेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज हमारे साथ यहाँ पर समय निकालने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, लेकिन ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।